स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास एफएससी पार्ट 1 की फिज़िक्स का जो चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है 11th क्लास का, ठीक है। उसमें टॉपिक है हमारा आज का इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, इक्विलिब्रियम अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, या तो वो रेस्ट में है या फिर वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। अगर या तो वो रेस्ट में है या वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो जो भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। देखें, अगर तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में जब होते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। और अगर बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है। अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जब भी हमारा जो बॉडी होगा इक्विलिब्रियम में होगा तो पहली बात तो ये है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो फिर हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसका जो वो बॉडी क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो वो पहली बात ये कहता है इफ़ अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में ही रहता है और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है, तो हम कहते हैं कि उसका वो क्या बॉडी क्या होगा, फिर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तब वो क्या कहेगा कि तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। फिर आगे इसकी दो टाइप्स हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, एक रेस्ट की है और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, और इसी बेस पे इसकी दो कंडीशन है। एक है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब भी क्या होता है, रेस्ट होता है, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि अगर आपका बॉडी रेस्ट में है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे कि वो किस कंडीशन में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट इज़ कॉल्ड इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि फिर वो क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर देखिए दूसरा केस क्या था, मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डायनामिक आता है। डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि अगर आपका बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी एंगुलर भी हो सकती है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, ठीक है। आगे इसकी दो टाइप्स हैं कि हम कहते हैं ना, डायनामिक में क्या होना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म क्या है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो फिर वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाता है। डायनामिक के आगे दो टाइप्स हैं, जिसमें एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आती है, ठीक है, कि इसको मज़ीद दो टाइप्स में तकसीम किया गया है। जो ये है, एक हमारे पास ये है और दूसरी हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास ये होगा कि अगर जो हमारा बॉडी है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। कौन सी वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ, कि मतलब सीधा लाइन में जा रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। जो लीनियर वेलोसिटी है उसके उस यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो ट्रांसलेशनल उसमें है। ट्रांसलेशनल में भी हमने यही कहा था कि बॉडी क्या करता है, अगर कोई बॉडी लीनियर एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो हम उसको ट्रांसलेशनल मोशन में कहा था। तो ट्रांसलेशनल मोशन में फिर क्या होता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन में है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारा बॉडी का कहलाएगा, हम इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी का क्या हो रहा है कि वेलोसिटी, जब वो बॉडी रोटेट कर रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या घूम रहा है मतलब, और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारा बॉडी किस में होगा, रोटेशनल में होगा। देखिए, रोटेशनल में जो वेलोसिटी होती है, जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है और उसकी वेलोसिटी होती है तो उसको हम रोटेशनल वेलोसिटी, उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। देखिए, अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और अगर लीनियर वेलोसिटी वो है यूनिफॉर्म है तो फिर जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसके बाद है इसकी टाइप्स, कि हमारा जो बॉडी है इक्विलिब्रियम में होगा, उसके लिए उसके ऊपर दो कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो जो पहली कंडीशन है उसको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में कहता है कि अगर आपका जो बॉडी है, ठीक है, वो उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। अगर कोई आपका बॉडी है उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सब का सम ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो किस चीज़ में है, वो कंडीशन जो है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए,
जब हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स होती है, वो हमेशा किसके इक्वल होती है? जीरो के इक्वल होती है। नेट फोर्स क्या है? असल में जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उन सब का जब हम सम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या है? नेट फोर्स है, ठीक है। उन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हमारे पास क्या है? नेट फोर्स है। तो अगर कोई बॉडी नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो है तो फिर हम कहते हैं कि वो बॉडी हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए कि ये मेरे पास अगर ये मार्कर है, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ? कैप उतार देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ? एक फोर्स इधर को लगाता हूँ और एक फोर्स इधर को लगाता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ? एक फोर्स यहाँ से इस डायरेक्शन में लगाता हूँ और एक यहाँ से इस डायरेक्शन में लगाता हूँ। दोनों फोर्सेस में जो लगा रहा हूँ, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है? आपस में इक्वल है। कि ये मेरे पास एक फोर्स है, ये एक मेरे पास रॉड है, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी रॉड है, मैं इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ और एक में इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। दोनों इक्वल हैं, ये भी एफ है और ये भी एफ है, बस दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अगर दोनों फोर्सेस में इक्वल क्वांटिटी की लगा रहा हूँ जो डायरेक्शंस में अपोजिट हैं, तो फिर ये रॉड क्या होगा? कभी भी मूव नहीं करेगा बल्कि रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम फोर्सेस का रिजल्टेंट लेंगे तो वो भी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शंस में क्या है? अपोजिट है। तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा? जीरो होगा। और अगर मैं फोर फोर्सेस ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक फोर्स अप्लाई कर देता हूँ इस डायरेक्शन में और यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी मैं कह देता हूँ कि मेरे पास फोर्स ये F1 है और ये भी मेरे पास F1 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो फिर जो बॉडी होगा वो क्या होगा? हमारा इस वक्त भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि जब हम इनका रिजल्टेंट लेंगे तो भी क्या होगा? वो हमारे पास क्या रहेगा? मतलब उसका रिजल्टेंट जीरो के इक्वल ही आएगा। और अगर मैं क्या कर देता हूँ? एक फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ और एक फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, तो दोनों डायरेक्शंस में इक्वल है और मैग्नीट्यूड में क्या है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है। तो फिर भी इस केस में बॉडी का रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि अगर हम सबका रिजल्टेंट लेंगे तो ये वाली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये एक दूसरे से, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन ये हमारे पास क्या कहलाती है? इसको हम फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है, अगर हम अब यहाँ पे उसने एक बात की है कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई फोर्स है, ठीक है, तो अगर हम उनका रिजल्टेंट उसको हम रिजॉल्व करते हैं तो उसका एक्स कंपोनेंट आता है और वाई कंपोनेंट आता है, ठीक है। अगर हमारे पास वो कहता है कि ये जो नेट फोर्सेज हैं, अगर उसका सम जीरो के इक्वल है तो वो कहता है कि जितनी भी फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं, ठीक है, जितनी भी फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं उनका समेशन भी किसके इक्वल होगा? एक्स कंपोनेंट की जितनी भी फोर्सेज हैं वो भी जीरो के इक्वल होगी और वाई कंपोनेंट वाली भी सारी की सारी क्या होगी? जीरो के इक्वल होंगी। क्यों? देखिए जितनी फोर्सेस लेफ्ट राइट साइड पे एक्ट कर रही होंगी उतनी ही राइट साइड पे एक्ट कर रही होंगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल, इसलिए जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। देखें ये मेरे पास जो फोर्सेस है ना, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। अगर मैं एक्स वाई प्लेन लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो होता है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम है, तो जितनी फोर्स इधर को एक्ट कर रही है इतनी इधर को है, तो राइटवर्ड फोर्सेस क्या हो रही हैं? लेफ्टवर्ड फोर्सेस से कैंसिल आउट हो जाती हैं। और अगर मैं ये वाई एक्सिस है सॉरी ये वाई प्राइम है और ये मेरे पास क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है, तो अपवर्ड पॉजिटिव होंगी, डाउनवर्ड क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस से क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी? अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, जिसकी वजह से उनका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर हमारी कोई बॉडी के ऊपर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अगर कोई बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम है और उसके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अगर फोर्स इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा? सॉरी उनके जो कंपोनेंट्स का सम होगा वो भी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि जितने एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होंगे उतने ही नेगेटिव एक्सिस की तरफ होंगे, जिसकी वजह से उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं, इसमें एक वर्ड उसने यूज़ किया है कोप्लेनर फोर्सेस का। देखिए कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब होता है जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करी। अगर सारी की सारी फोर्सेस एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लाई कर रही हैं तो फिर वो क्या होगी? कोप्लेनर होंगी, कि एक ही प्लेन के अंदर जो अगर फोर्सेस लाई कर रही हैं तो उनको हम क्या कहते होते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं, उनको हम कोप्लेनर कहते हैं। को मीन्स के एक ही प्लेन में लाई करने वाली फोर्सेज हैं। उसके बाद है सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन की ज़रूरत क्यों आती है? देखिए हमारे पास बाज़ का फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो सेटिस्फाई हो रही होती है, लेकिन फिर भी बॉडी हमारा क्या होता है? रेस्ट में नहीं रहता है, ठीक है, कि अगर हम फोर्स लगाते हैं बॉडी रेस्ट में नहीं रहता है, बल्कि वो उसकी जो होती है उसमें जो मोशन आ जाती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ऐसा किस केस में होता है? देखिए अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास रॉड है, ठीक है, सपोज कर लें, वैसे रॉड नहीं है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इसको रॉड बोलूँगा, सपोज कर लें
कि ये मेरे पास क्या है, रॉड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि क्या करता हूँ मैं ये करता हूँ, देखिए कि एक फोर्स मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में है, और एक फोर्स मैं यहाँ पे लगाता हूँ जो कि इस डायरेक्शन में। मैं कहता हूँ एक फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये जहाँ पे ये मेरा पॉइंटर है, और एक फोर्स मैं यहाँ पे लोअर एंड पे लगा रहा हूँ। अब एक की डायरेक्शन इस तरफ है और एक की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। अब दोनों फोर्सेस आपस में मैं इक्वल लगा रहा हूँ, लेकिन जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनके इक्वल है, लेकिन डायरेक्शंस अपवर्ड हैं, और जो डायरेक्शंस हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब मैं फोर्सेस लगाऊंगा तो ये बॉडी क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। कि अगर मैं यही वाला केस लेता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं यही वाला केस लेता हूँ कि ये मेरे पास रॉड है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ पे लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और एक दूसरे की डायरेक्शन उनकी क्या है, अपोजिट है। तो अब क्या होगा कि इसकी वजह से ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगा, अगर यहाँ पे पड़ा हुआ जब मैं फोर्सेस लगाऊंगा तो ये क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। तो अब तो बॉडी का जो, अब तो बॉडी रेस्ट में ना रहा, उसमें क्या आ गई है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसमें एंगुलर वेलोसिटी आ गई जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो अब क्या होगा, इस केस में हमें एक और कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करवाने के लिए, ठीक है। तो उसको हम सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, वो कहता है कि देखिए जब बॉडी के ऊपर आप फोर्सेस लगा रहे हैं तो बॉडी में क्या पैदा हो रही है, रोटेशन आ रही है, ठीक है। रोटेशन आने का मतलब है कि बॉडी के अंदर क्या पैदा हो गया है, टार्क प्रोड्यूस हुआ है, टर्न करने लग गया ना, तो टार्क आ गया है। तो दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर वो कहता है कि कोई भी बॉडी है आपके पास, उसका रिजल्टेंट टार्क भी, ठीक है, वो ज़ीरो के इक्वल होगा, कि जितना भी उसके ऊपर टार्क एक्ट कर रहा है वो सारा का सारा नेट टार्क जो होगा, जो रिजल्टेंट टार्क है, वो सारा ज़ीरो के इक्वल होगा, तो हमारी बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। देखें रिजल्टेंट टार्क का मतलब क्या है कि जितना इसमें क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो, अगर उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होता है तो फिर हमारा बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा। टार्क 2 टाइप्स का था, जिसमें हमने कहा था कि जो क्लॉकवाइज होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हमने क्या कहा था कि वो पॉजिटिव होता है। अगर हमारा टॉर्क जो है, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल आता है, तो फिर हम कहते हैं कि जो बॉडी हमारा है वो क्या होगा, एक सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया था, ये कंडीशन क्यों अप्लाई की, क्योंकि सम टाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि अगर हमने जो फोर्सेस लगाई होती हैं उनका रिजल्टेंट तो ज़ीरो के इक्वल होता है, नेट फोर्स तो ज़ीरो के इक्वल होती है, लेकिन जो बॉडी होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमें फिर क्या पड़ती है, सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी के ऊपर नेट टार्क भी ज़ीरो है तो फिर बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब बॉडी इक्विलिब्रियम में नेट टार्क जब देखें, नेट टार्क का क्या मतलब है कि अगर इसमें जितनी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा होती है उतनी ही अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा हो जाएगी तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। जितनी क्लॉकवाइज है उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो बॉडी क्या होगा, हमारे पास रेस्ट में होगा। और इस कंडीशन को हमने इस तरह से डिनोट करते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास समेशन टा इक्वल टू 0 है, समेशन टा इज इक्वल टू 0, टा स्टैंड्स फॉर टार्क, कि अगर टार्क जो रिजल्टेंट टार्क है, ये जितना भी टार्क उसके ऊपर एक्ट कर रहा है उन सब का जो रिजल्टेंट है 0 के इक्वल होगा, तो बॉडी क्या होगा, हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा और बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। एक तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्सेज हैं उनका सम, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, नेट फोर्स जो है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। कि जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उन सबका सम 0 के इक्वल होना चाहिए। ये सेकंड लॉ से हमारे पास आता है। देखें कि अगर हमारा बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी भी फोर्सेज होती हैं वो सारी की सारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करती हैं, हम कहते हैं कि जब कोई नेट फोर्स एक्ट करती है तो वो बॉडी के अंदर क्या कर रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग, कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं, देखिए न्यूटन ने जो कहा था, हमने कहा था कि न्यूटन के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स होती है वो ma के इक्वल होती है, ठीक है। अगर हमारा a 0 हो जाता है तो फिर f किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू 0, और f किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि जो नेट फोर्सेज हैं अगर उनका सम 0 के इक्वल है, सम 0 के इक्वल होने का मतलब है कि उसके ऊपर जो
रिजल्टेंट होगा वो क्या कर रहा है, और जो रिजल्टेंट है उसकी वजह से जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो बॉडी हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब ये, जब रिजल्टेंट जीरो होगा फोर्सेस का, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है या बॉडी क्या है, रेस्ट में है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होगा तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो उसके बाद इसकी टाइप्स थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट होगा टॉपिक, या तो हम इसके बल्कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।